बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। पूरी दुनिया में इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं गाजियों और शहीदों की सरजमीन पर मौजूद हूँ और यादगार शहदा कश्मीर दारुल जहाद रावलाकोट, इसके अंदर मनसूबा जात, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, तारीखी मनसूबा, मीनार कश्मीर और दीगर तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। जनाब सरदार खालिक साहब, आप ज़ाहिर है कि इस इलाके के नोटेबल्स में शामिल हैं, उन लोगों में शामिल हैं कि जिनकी बात पे दुनिया कान धरती है। ये इस धरती पे आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए जी, इस वक्त जो सबसे बड़ा काम है जहाँ आप खड़े हैं, ये एक तारीखी मकाम है और ये वो मकाम है कि जहाँ से दारुल जहाद का आगाज़ हुआ। 15 अगस्त को यहाँ के लोगों ने डोगरा हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान किया। दफ़ा 140 पहली दफ़ा रावलाकोट में तोड़ा गया, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पाकिस्तान डोगरा की आर्मी और उनका जो सरबराह था यहाँ पे मौजूद थे इस सारे प्रोग्राम में। उसके बाद ही बाकायदा ये तहरीक आज़ादी का आगाज़ हुआ। इस लिहाज से इस जगह को तहरीक आज़ादी का नुक्ता आगाज़ भी कह सकते हैं और यही वजह है कि हुकूमत वक्त ने इसको नोटिफाइड करके दारुल जहाद डिक्लेयर किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यादगार शोदा एक बहुत बड़ा मनसूबा है जिसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में लाइब्रेरी बन रही है, बल्कि बन गई है, जिसमें तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से तमाम मवाद और रेफरेंसेस किताबें मौजूद हैं। दूसरा हिस्सा म्यूज़ियम है जिसमें हमारी अपनी पुरानी सकाफ़त के साथ साथ शोदा की तमाम फरिश्तें जो शोदा कश्मीर 47 से लेकर आज तक उनकी आवेज़न करने हमने शुरू कर दी है। अब इसका तीसरा हिस्सा है वो मीनार कश्मीर है। ये एक मीनार कश्मीर पूरे कश्मीर की नुमाइंदगी करता है, जिस तरह पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान है। इसी लिहाज से हमने यह मीनार कश्मीर का आगाज़ किया है। अच्छा, ये तमाम बातें तो खालिक साहब आप बता रहे हैं। मैंने सुना है कि जो मुक़द्दस जगह होती हैं वहाँ पे ज़ायरीन को ना गाड़ियाँ ले जाने की इजाज़त नहीं होती, उन्हें कहा जाता है भाई पैदल जाओ। तो आपने माशाल्लाह कुदरती तौर पर ये जगह ऐसी जगह बनाई है कि गाड़ियाँ तो आ नहीं सकती हैं, तो ज़ायरीन यहाँ पे पैदल आया करेंगे। जी नहीं, इंशाल्लाह ये अभी तो इब्तिदाई मराइल में है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ हमारा बाहर का आता। तो जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसका ये एहतमाम करेंगे कि इस तरह से लोग जो है वो जूते उतार के या साफ जगह बनाएंगे जिस तरह से। नुकता आप समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया, सॉरी, आप तो ज़हीन आदमी हैं। हुजूर वाला इर्द गिर्द जो गलियां हैं, इतनी बड़ी चीज़ आप बना रहे हैं। मीनार कश्मीर, मीनार पाकिस्तान लाहौर में हम देखते हैं, उसके इर्द गिर्द उन्होंने मतलब बहुत बड़ा खिता अराजी उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है। पार्किंग, हज़ारों गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं जी हम वाहिद पार्टी हैं, 4 दफ़ा मीनार पाकिस्तान भर दिया हमने, इतनी बड़ी जगह। हुजूर ये यहाँ पे जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, यहाँ लोग पैदल आएंगे क्या? देखिए जी, ये जो हमने मनसूबा शुरू किया था ये 2005 के बाद शुरू किया है और ये तारीखी मकाम था, इसी हवाले से हमने यहाँ ये मनसूबा शुरू किया। हाँ, उसमें ये था कि उस वक्त ये सारी चीज़ें बन गई थी पहले से मौजूद। देखा है पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, इन्हें छोड़िए, अपने मुल्क को छोड़िए, बाहर के मुल्कों में जहाँ पे ज़मीन जो है बड़ी बड़ी महंगी होती है, जब ऐसे काम होते हैं तो ज़मीन जो है गवर्नमेंट दोबारा लेती है, पैसे देती है लोगों को। इस हवाले से अभी ये कोई मुश्किल भी है और इसमें कोई मैंने इसका कोई तहरीक भी नहीं की है। बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि रावलाकोट में ये ज़मीनें लोगों की अपनी हैं, फिर ये कि इसमें तामीरात बेशुमार कर दी हैं, बड़े बड़े प्लाजे बना लिए हैं, तो ये मुश्किल है कि बहरहाल हम इसका कोई इंतजाम ऐसा करेंगे कि ये अट्रैक्टिव हो, ये बनने के बाद ये लोग आ सकें। ये टोटल मंसूबा, इसकी कॉस्ट आपका तखमीना कितना है और अब तक क्या हो चुका है? इस वक्त तक जो हो चुका है तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए इस पे खर्च हो चुके हैं। अभी जो तखमीना हमने हुकूमती सतह पे करवाया है वो 2 करोड़ और 20 लाख रुपए मजीद खर्च होने। और ये वॉलंटियर्स रज़ाकाराना तौर पे हैं, ये बिल्कुल रज़ाकाराना तौर पे, इसमें किसी तरह की भी कोई हुकूमती या कोई इस तरह से ये कोई। तो आपकी टीम के कलीदी अरकान कौन कौन से? देखिए हमारी टीम के जो है जनरल अनवर साहब जो हमारे साबिक सदर हैं, वो हमारे इस कमेटी के सदर हैं और सीनियर नायब सदर डॉक्टर नवाज साहब हैं, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये जाकिर साहब जो हैं हमारे वो मजलिस आमला के मेंबर हैं। तो ये 5-6 लोग जो हैं, ये टीम है कि जिस पे ये हम काम कर रहे हैं और यहाँ तक क्यों पहुँचा। और मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब हमारे बड़े इस प्रोजेक्ट के माविन हैं। मैं यही बात अभी कहने लगा था कि यहाँ की सबसे बड़ी जो मस्जिद है, जामे मस्जिद, वहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं। अगर
مفتی خالق صاحب آپ ان کو کنوینس کر لیں، ان کو صحیح طریقے سے بتا دیں تو یہ لوگوں کو پراپر طریقے سے بھیج سکتے ہیں موٹیویٹ کر کے کہ یہ جناب اسے آن کیجیے اس ادارے جی، اس میں ان کا بڑا کردار ہے. ان نے ہمیشہ جمعہ کے روز لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ یہ بہت بڑا منصوبہ اور تاریخی منصوبہ ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر لوگوں کو حصہ لینا چاہیے. تو بلکہ آپ ان سے انٹرویو بھی لیں گے، ان اپنے ایک بالکل. یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک. اس کے بعد مفتی عبدالخالق صاحب مفتی اعظم ہیں یہاں راولہ کوٹ کے. پونچھ میں آپ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ان سے چند ایک باتیں کریں گے. چلتے ہیں بریک کی جانب. جی ناظرین، ویلکم بیک. اس وقت مفتی عبدالخالق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں راولہ کوٹ کی مرکزی مسجد میں. آپ سال ہر سال سے یہاں پر لوگوں کو جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، درس و تدریس بھی کرتے ہیں، اور پورے پونچھ میں آپ کو لوگ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جناب مفتی خالق صاحب، یہ جو منصوبہ ہے یہ روایت سے ہٹ کے ہے. میں نے پورے آزاد کشمیر میں اس طرح کا منصوبہ، یادگار شہداء، مینار کشمیر، یہ چیز نہیں دیکھی. کیا آپ کے دل کو یہ چیز لگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دارالجہاد میں آپ تشریف لائے. باقی جہاں تک تعلق ہے تاریخوں کا، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ملت کے افراد بیدار ہوتے ہیں تو وہ پرانی تاریخ کو بھی کھنگالتے ہیں. یہ مقام دارالجہاد جہاں سے ڈوگرا رجیم کے خلاف بغاوت کا اعلان ہوا تھا، تو اس کے بعد ہمارے لوگ سیٹل ہونے میں، دوسرا ملک اور بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے میں مصروف رہے، اور اکا دکا مقامات پر یہ پروگرام ہوتے رہے. آپ دیکھیں گے تو پورے پونچھ میں مقامات ہیں ایسے کہ جہاں پر شہداء کی یاد میں سال بھر میں پروگرامات ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جنرل ایاز صاحب، اور اسی طرح جو ہے سردار عبدالخالق صاحب، اس کے بعد جنرل انور صاحب، ان حضرات نے اور ان کے ساتھ ہم بھی کارکن ہیں ان کے، مل بیٹھ کر ہم نے سوچا کہ ایک یہاں پر بھی تاریخ کا جو آغاز یہاں سے ہوا ہے اس کو کس طرح زندہ رکھا جائے. تو پھر اس کے بارے میں پروگرام ہوا. آپ یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ جب تک حکومت کی یا کسی سرمایہ دار لوگوں کی سرپرستی نہ ہو، تو ایسے ملک میں کہ جہاں کوئی سرمایہ نہ ہو، فیکٹری نہ ہو، کارخانہ نہ ہو، اپنی مدد آپ کے تحت یہ جہاں آپ کھڑے ہیں اس کے نیچے ایک اسی طرح کا حال ہے، اور اس کے نیچے جتنا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس سے کئی گنا نیچے زمین سے کھود کر عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت اس منصوبے کو جاری رکھا، اور جاری رکھنے کے بعد ہم آج اس پوزیشن میں ہیں کہ جہاں آپ ہم سے انٹرویو لے رہے ہیں. یہاں پہ مفتی صاحب میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے لوگ پچھلے سال بھی میں حاضر ہوا تھا، سال سے 1-2 ماہ اوپر ہو گئے ہیں، اس وقت بھی جتنے لوگ تھے آپ کی طرح ان کے بالوں کے اندر چاندی تھی. کیا یوتھ کو آپ نے کنیکٹ کیا ہے؟ کیا آپ کی یہاں کی ینگ جنریشن وہ آپ کے ساتھ رابطے میں آئی ہے؟ کیا ان میں بھی وہی جذبہ ہے جو کہ آپ کے اندر اس وقت چمک رہا ہے؟ دیکھیے، یہ آپ اگر ہمارا فورم ہے یہاں سوشل ریفارمر کونسل کے عنوان سے، وہاں پر بڑے پڑھے لکھے لوگ انتہائی، جس میں وکلاء ہیں، ججز ہیں، سیکرٹری صاحبان ہیں، ریٹائرڈ بار کے لوگ ہیں، شہری لوگ ہیں، اور اسی طرح دیگر حضرات ہیں، وہ یہاں جمع ہوتے ہیں. اور ہم نے پروگرام بنایا ہے اور وہ جاری بھی ہے کہ جو کالجز ہیں یا یونیورسٹی، وہاں پر ہمارے جو پروفیسر صاحبان ہیں یا پرنسپل صاحبان جو ریٹائرڈ ہیں، وہاں باقاعدہ اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے وہ مہینے میں یا کچھ عرصے کے بعد جو وہ جاتے ہیں اور طلباء کے اندر جذبہ جہاد اور آغاز جہاد کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں. تھوڑا سا ایک ڈیلیکیٹ سوال ہے. وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا میں ایک بیان سن رہا تھا. وہ خود کہتے ہیں کہ جب تبلیغ والے میری طرف آتے تھے تو میں دوڑ لگا دیتا تھا. ینگ لوگ ہوتے ہیں جو وہ پاپ میوزک کی محفل ہو تو بھاگ کے جاتے ہیں، لیکن کوئی نیکی کا کام ہو تو وہ اس سے بھاگ جاتے ہیں. تو ان کاموں کو ہم کیسے اٹریکٹیو بنائیں کہ یوتھ بھاگ کے اس طرف آئے؟ جب ہم عملی طور پر یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہ ایک وسیع گراؤنڈ تھا جس پہ جو ہے سبزہ تھا، اس پہ اگر ہم نے اتنی بڑی بلڈنگ تعمیر کی جس میں لائبریری ہے، میوزیم ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اور بھی ہمارا مینار کشمیر کے عنوان سے پروگرام ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں
नौजवानों को अट्रैक्शन पैदा होगी और वो यहाँ आएंगे और हम यहाँ मजलिस मुशायरा, अदबी तकरीबात और दीगर प्रोग्राम करेंगे और इंशाअल्लाह न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक तक ये बात पहुँचाएंगे कि हमारा जिहाद का आगाज़ यहाँ से हुआ है और ये तारीख जो है वो हम महफूज है भी और महफूज करना भी जानते हैं। बिल्कुल सही जी। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर नवाज साहब जो कि एक पढ़े लिखे फार्मासिस्ट हैं, उनसे अब हम कुछ बातें करेंगे और ज्यादा मुश्किल सवाल उनसे हम करेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब। जी नाजरीन, वेलकम बैक। मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब, मुफ्ती आजम रावलकोट, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और बड़ी ही संजीदगी और दर्दमंदी के साथ उन्होंने बातें की कि ये सब कुछ पीराना साली के बावजूद ये लोग जो हैं अपनी नौजवान नस्ल को, उनके ईमान को बचाने के लिए, उनको दीन की तरफ राग़िब करने के लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं। अब डॉक्टर नवाज साहब मेरे साथ आए हैं। नवाज साहब, आप फार्मासिस्ट हैं। अल्लामा इकबाल की वो नज़्म, वो जो करतबा में मस्जिद के अंदर जाकर, मस्जिद करतबा में उंदलस में जाके उन्होंने लिखी, वो पढ़ते हैं तो इंसान की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। स्पेन में भी मुसलमानों ने कितने 100 साल हुकूमत की, लेकिन फिर डिस्कनेक्ट आया, नौजवान नस्ल कहीं और चली गई और आज स्पेन में मस्जिदें वीरान हैं। मैं कश्मीर में, पाकिस्तान में भी यही देख रहा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे वतन तो ले लिया, लेकिन हम तरबियत नहीं कर रहे हैं बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि आपने पहले भी जो है ना यहाँ हमें मौका दिया था, दोबारा आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल आपका इस लिहाज से इंतहाई संजीदा और मुश्किल भी है कि हम बुनियादी तौर पे मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हमारे 4-5 ज़िम्मेदार हैं वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बच्चों की तरबियत का तल्लुक सबसे पहले वालिदैन से, उसके बाद असातिज़ा से, उसके बाद उलमा से और उसके बाद सियासतदानों से। तो ये जितने 4 ज़िम्मेदार हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं। अगर जब तक वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे नहीं, उस वक्त तक जो है ना कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। मैं जब छोटा था तो हमारी माएँ रात को सोते हुए, जब अंधेरा था, बिजली भी नहीं थी, तो वो हमें छोटी छोटी कहानियां सुनाती थी जिसमें तरबियत थी। इस वक्त जो है ना हमारी जो नौजवान नस्ल की दौड़ है वो दुनियावी तालीम की तरफ है, दीन की तरफ बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जब से मुसलमानों ने दीन और दुनिया को अलग-अलग कर दिया, उसके बाद उन्होंने तरक्की छोड़ दी। जब ये उलूम साथ साथ चलते थे, हर एक आदमी ये सोचता था कि दीन और दुनिया एक ही वो इल्म सारे एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, पुश बैक नहीं करते। तो उस वक्त तक तो मुसलमान तरक्की करते रहे, लेकिन जब उन्होंने दीन को अलग मदरसों तक महदूद कर लिया और दुनियावी तालीम को यूनिवर्सिटियों तक महदूद कर लिया, कॉलेजों और स्कूलों तक पहुंचा। इस पे तो रिसर्च पेपर्स में पढ़ चुका हूँ। जरा चेहरा इस तरफ कीजिएगा ताकि लोग आपको देख सकें अच्छी तरह। एक वक्त था मदारस के अंदर फ़नून सिखाए जाते थे, वहाँ पर दीन भी पढ़ाया जाता था। हम खारज़मी का सुनते हैं, जितने बड़े बड़े साइंसदानों को सुनते थे वो उलमाए दीन भी थे और साइंसदान भी थे। ये डिस्कनेक्ट तो हो गया, अब क्या करें? अच्छा, इंतहाई मुख्तसर जो है ना, मैं एक वाक़ा आपको बताता हूँ, इंतहाई मुख्तसर। BBC साइंस क्लब में बचपन से सुनता था। एक बार जब डॉक्टर अब्दुल सलाम की वफ़ात हुई तो BBC, ये पेशावर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है ये नथिया गली में, तो उन्होंने उनसे वो उनका लेक्चर ऐसा उन्होंने जो है ना वो सुनाया BBC के थ्रू, तो मैंने सुना। उन्होंने सवाल किया और ये आपके सवाल का जवाब भी इसी में मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान के उलमा से पूछा, मौलवियों से, बल्कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मौलवियों से पूछा कि आप जुमे के खुतबे में लोगों को कितनी साइंस पढ़ाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने तो खुद साइंस नहीं पढ़ी, हम बच्चों को क्या साइंस पढ़ाएं? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो कुरान का मुताला किया उसमें 9वां हिस्सा नेचुरल साइंसिस पे मुश्तमिल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को वो बात बता रहे हैं कि जिसका आपको खुद पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने खुद भी पहले, अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम के 30 नेकियां मिल गई, पहले कुरान में उसी हवाले से पढ़ता रहा, लेकिन वो 20-22 साल हो गए मैंने कुरान को खंगाला और उसको देखा। तो जब तक बच्चों को इस तरीके से तरबियत नहीं दी जाती, जब तक उनको कुरान फहमी उनके अंदर नहीं चली जाती, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की तब्दीली आ सके। इसलिए कि बच्चे आजकल टोटली मोबाइल पे हैं,
मतलब ऐसी डिवाइस उनके हाथ में आ गई, जिसको मैं अक्सर जो है ना वो देखता भी हूँ कि फर्ज किया कोई नमाज पढ़ रहा है, उसने मोबाइल बंद किया तो वो फोन करने वाला ये नहीं सोचता कि जिसने भाई बंद किया, भाई आप 5 मिनट 10 मिनट इंतजार तो कर लेना, वो कहीं किसी मुश्किल में होगा, वो वहीं खड़े खड़े जो है ना दोबारा रिंग करेगा। तो जिस कौम की हालत इस मोबाइल पे चली गई, जिन बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना हम इस पे देख रहे हैं, तो उनकी जब तक पूरे तौर पे सही तरीके से जब तक उनकी जो है ना वो तरबियत नहीं होती, वो इस तरफ मोल्ड होना मुझे नहीं लगता कि वो। वैसे एक मजे की बात है, कल मैं एक तस्वीर देख रहा था, मार्क जकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक ये बनाई है, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा पोर्टल, जिस पे अरबों लोग इस वक्त मौजूद हैं। हर वक्त फेसबुक पे हम चैटिंग और दीगर चीजें सर्फिंग करते रहते हैं। मार्क जकरबर्ग जो है पूरी दुनिया को इस तरफ लगा के खुद अपनी बेगम के साथ खड़ा होकर खाना बना रहा था। बिल्कुल ऐसे ही, चूंकि हमने तो बच्चों को जो है ना, ये जैसे पोल्ट्री में आजकल जो है ना वो मसनूई जो है ना मुर्गे तैयार किए जाते हैं, इसी तरह हमने उनकी तरबियत की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। जैसे आप कह रहे हैं, आप यकीन जाने कि मैंने अपनी वालदा को आटा भी गूंद कर दिया, मैंने पानी भी उठा कर लाया, मैंने माल मवेशी भी चराए, मैंने घास भी काटा। आज अगर बच्चों के साथ इस तरह की बात करें तो वो तो मतलब इसको आपने शर्म और ऐब महसूस करते हैं। हाँ, आखिरी बात सर, अब ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी, यादगार शोहदाए कश्मीर तक, शोहदाए दोथान, दारुल जहाद, ये सब चीज़ें, खालिक साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं, मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, ये अब इसे कैसे देख रहे हैं कि इससे मैं चाहता हूं कि यूथ, हमारी नई नस्ल कनेक्ट हो, कैसे कनेक्ट करेंगे? कोशिश तो यही की जा रही है। जैसे पहले हमने नीचे लाइब्रेरी बनाई तो उसमें पुरानी जितनी भी तारीख है उसको इकट्ठा करने की कोशिश की, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को उसकी तरफ ले आएं ताकि वो तारीख पढ़ें। मैं एक बात आपको बताऊं जी, तुर्की की मस्जिद की मैंने तस्वीर देखी है कि तुर्की में मस्जिद में नमाज पढ़ने की एरिया के साथ बच्चों का प्ले लैंड बनाया हुआ है उन्होंने, जहां 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे जाके खेलते हैं मस्जिद में, नमाजियों को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, और वही बच्चे कल आगे चल के नमाजी बन। ये मैं, आपने चूंकि वो तुर्की की बात की तो एक थोड़ी सी बात मैं भी गुजारिश कर लूं। ये तैयब अर्दगान जब दोबारा ये मुंतखब हुए तो मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि इलेक्शन आ रहे हैं, सियासतदान एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, और उनकी स्पीच जो मैंने देखी वो खालिस्तान उनकी स्पीच जो है ना वो इसराइल पे थी, और जो उन्होंने कब्जा किया है, और अमेरिका ने जाकर तो जो ये अपना सफारत खाना कायम किया है, मतलब उनकी पूरी की, और उनके अल्फाज ये थे, असल में जब तक इस तरह का कायद मिलेगा हमें भी तो ये काया पलट सकती है। तो उनके एग्जैक्ट जो अल्फाज थे, उनके अल्फाज ये थे कि ये याद रखें कि मुसलमान गो के उनको वो अपनी तारीख को बुला रहे हैं, लेकिन मुसलमान अभी तक बेगैरत नहीं हुए, और उनका पूरा फोकस यही था कि मैं आसानी से उनको वहाँ कब्जा नहीं करने दूंगा, आसानी से वहाँ। तो हमारे सियासतदान इलेक्शन में एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो ये हमें क्या तरबियत करेंगे और हम इनसे क्या तरबियत हासिल करेंगे? यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और मजीद शख्सियात, जाकिर साहब हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप PhD हैं, तालीम के साथ आपका ताल्लुक है और नई नस्ल के साथ डायरेक्टली इन टच हैं आप। डॉक्टर साहब, ये जो बुजुर्ग लोग जो हैं, ये जो दीवाने हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ये नई नस्ल कैसे कनेक्ट होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं जी कि माहौल जो होता है ना, वो ज़ाहिर है किसी एक ख़ास उसके साथ बनता है। ये बहुत सारी बातें आप कहते हैं यहाँ, मुझे बड़े अजीब लगता है। कोई यूटोपिया सवरात दुनिया में नहीं हो सकते। हम जिस तरह का माहौल लोगों को देते हैं उसी तरह का प्रोडक्ट हमें वापस मिलेगा। हाँ, जो एक कहा जाता है ना कि एक हीरा अगर गंदी नाली में पड़ा है तो आप पूरा एक ड्रम पानी का उस पर फेंक दें, वो कभी साफ़ नहीं हो सकता। लेकिन उस हीरे को उससे निकाल के गंदी नाली से एक गिलास पानी का फेंकेंगे, वो साफ़ हो जाएगा। गोया एक मुख्तलिफ माहौल, एक मुअत्तर माहौल अगर आप मुहैया करेंगे नौजवान नस्ल को, तो नौजवान नस्ल में यकीनन बहुत टैलेंट है। मैं एक उस्ताद के तौर पर देखता हूँ कि हमसे ज़्यादा बासलाहियत लोग हैं, लेकिन हम उन्हें जो तारीख़ पढ़ाते हैं, हम उन्हें जो बताते हैं, हम उन्हें जो देते हैं, हम उनसे जो मांगते हैं, उसमें फ़र्क है। अगर हम उन्हें पढ़ाते हैं तारीख़ ऐसी जिसमें झूठ है, हमारे बुजुर्ग चीख चीख के चौक चौराहे तकरीबात में कहते हैं जी झूठ है, सारा तारीख सारी वही पढ़ाई जाती है। आज़ाद कश्मीर में जो निसाब पढ़ाया जाता है, नवाज साहब आपसे मैं गुजारिश करूं कि निसाब पढ़ाया जाता है, उसमें कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर के बानी सदर चौधरी गुलाम अब्बास है।
آزاد کشمیر کا جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، ذاکر صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ، کہ راجہ حیدر خان کی ایک برسی ہوئی، اس برسی میں آپ کے ٹرائب کے وزراء موجود تھے، وہاں کہا گیا کہ راجہ حیدر خان کو غازی ملت کا خطاب دیا جائے۔ اب میں کس سے پوچھوں؟ میں جب پڑھی لکھی بات کرتے ہیں، اعتراضات ہوتے، کشمیر کے حوالے سے 2 کتابیں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی گئی، ایک آتش چنار شیخ عبداللہ کی آپ بیتی، اور دوسری شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی آپ بیتی۔ قدرت اللہ شہاب آزاد کشمیر کے پہلے چیف سیکرٹری تھے۔ سردار محمد ابراہیم خان نے جب جھنجھال ہل میں حکومت قائم کی تو ان کے ساتھ جو آئے سب سے زیادہ کام انہوں نے کیا۔ انہوں نے لکھا، ان کی کتاب شہاب نامہ کا ایک باب ہے آزاد کشمیر، اس میں لکھا گیا ہے راولاکوٹ میجر نصر اللہ خان نے فتح کیا۔ آپ 24 اکتوبر کی بات کرتے ہیں، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی بات کرتے ہیں، جھنجھال ہل میں ہونے والے قائم ہونے والے اس کی بات کرتے ہیں، پہلے دارالحکومت کی بات کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے آپ کہتے ہیں پاکستان نے بڑی معاونت کی، یقیناً معاونت کی۔ چودھری غلام عباس یہ جو قدرت اللہ شاہ وہاں سے تشریف لائے، انہوں نے لکھا، کسی نے اعتراض نہیں کیا آج تک۔ اب شہاب نامہ میں لکھی بات اس کو دنیا کی ہر لائبریری میں پڑھا جاتا ہے، آپ اور میں راولاکوٹ کے چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی بڑا غلط ہے جی۔ ایک اور بات یہاں کہی جاتی ہے، تاریخ جو ہم پڑھاتے ہیں، جو جنید انصاری صاحب، کہا گیا کہ سردار ابراہیم 1948 میں اقوام متحدہ میں گئے، بالکل صحیح بات ہے، اقوام متحدہ میں گئے، آزاد کشمیر کے ڈیلیگیشن کے وفد سربراہ کے طور پہ گئے، جی انقلابی حکومت کی، اس پہ بھی میں اس کی بھی میں آپ سے اس میں جب وہ وہاں پہ گئے تو تاریخ میں آتا ہے کہ سردار محمد ابراہیم خان اس وقت کے سربراہ تھے، لیکن سر ظفر اللہ خان جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے انہیں اعتماد نہیں تھا، لہٰذا وہ ڈاکٹر محمد تاثیر کو، جو سلمان تاثیر جنہیں پچھلے عرصے میں شہید کیا گیا یا مار دیا گیا، دونوں موقف موجود ہیں، ان کے والد ڈاکٹر محمد تاثیر کو پیش کیا گیا کہ جی یہ سردار محمد ابراہیم خان ہے۔ یہ پیش کیا جاتا رہا ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملاقات میں کہ یہ سردار محمد ابراہیم خان صاحب ہے۔ سردار ابراہیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں آتش چنار میں لکھا ہے، اس پہ میں نے ایک دفعہ بات کی تو کہا گیا نہیں جی آتش چنار بڑی وہ ہے، لیکن سردار ابراہیم صاحب کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں سردار ابراہیم صاحب کی کتابیں پڑھی، اس پہ میں نے ایک پیپر لکھا تو اس میں میں نے دوبارہ سے اس کو دیکھا، خود لکھا ہے کہ ایسا کیا گیا، بعد میں اس کی تردید آئی نہیں آئی جو ہوا۔ اب جب یہ کیفیت ہے اور ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں جی یہ صورتحال ہے، تو آپ ان بچوں کو کیسے بہت اچھا مسلمان، کیسے بہت اچھا انسان بنا سکتے؟ جھوٹ پڑھا کے آپ سچے مسلمان، سچے انسان کیسے بنا سکتے؟ اب یہ ساری صورتحال ہے۔ آپ نے انقلابی حکومت کی بات کی، دنیا میں ایک اصول ہے، مسلم اصول ہے، پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے۔ آپ سے میں ان سے معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ جو انسائکلوپیڈیاز ہیں ان میں حق خود ارادیت کی ایک ہی تعریف ہے کہ حق خود ارادیت قوموں کا حق آزادی ہے جس سے وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں حق خود ارادیت یہ ہے کہ یا ہندوستان کے ساتھ چلے جائیں یا پاکستان کے ساتھ چلے جائیں۔ آپ کہتے ہیں آپ نے حق خود ارادیت کی پوری دنیا کی انسائکلوپیڈیاز میں، تاریخ میں، ڈکشنریوں میں جو تعریف ہے اس کے علاوہ ایک نئی تعریف مرتب کر دی۔ ٹھیک ہے، ہوگی، صحیح ہے، بڑی اچھی ہے، میں اس پہ اعتراض نہیں کرتا، میں وہ نہیں کہتا کہ وہ غلط، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب حق خود ارادیت کی یہ تعریف پڑھائیں گے آپ بچوں کو، آپ کہتے ہیں بڑے بے باک ہونے چاہیے، بڑے سچے ہونے چاہیے، نہیں ہو سکتے۔ جی ڈاکٹر صاحب کی جتنی باتیں ہیں میں 100% ان کو آن کر رہا ہوں۔ علم کی بات ہے، آپ بچوں کو کنفیوز کر کے یہ سمجھیں کہ ان کا ویژن ٹرانسپیرنٹ ہوگا، پاسبل نہیں ہے۔ جو ہم دیں گے ان پٹ ویسی ہی آؤٹ پٹ ہوگی۔ یہ جو کوشش ہے ان لوگوں کی یادگار شہداء کے حوالے سے، یہ بہت اچھی کوشش ہے، لیکن برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے، فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو دینا کیا چاہتے ہیں۔ کیا ایسی تاریخ کہ جو پڑھ کے جب تقابل کریں تو اگلے کی ہنسی نکل جائے، یا وہ تاریخ کہ جو آپ کا ایمان مضبوط کرے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام سے جنید انصاری اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔ 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے۔ جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ سچ کیا؟